बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें 93 प्रत्याशियों के नाम होने की संभावना है। कल हुई बैठक में 172 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। इन सीटों पर राज्य में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में ही मतदान होना है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य में 2017 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इसके तहत 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को, जबकि एसपी के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। गठबंधन ने इस सूची में 9 सीटों पर यानी 29% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनके अलावा गुर्जर, सैनी समुदाय को भी तवज्जो मिली है, जबकि केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों और विधायकों की आज समाजवादी पार्टी में विधिवत एंट्री होगी। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और करीब 1 दर्जन विधायक आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कल योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दावा किया है कि आज योगी सरकार से एक और मंत्री देने वाले हैं इस्तीफा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा फैसला यूपी में सुनामी लाएगा। हमारे संपर्क में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक हैं। कल बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक मुकेश वर्मा ने कहा है कि बीजेपी को हर रोज इंजेक्शन लगेगा। अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की तैयारी का मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं। महंत परमहंस का कहना है कि योगी से अयोध्या के लोगों ने जो मांगा वो पूरा हुआ है। अब उनके यहाँ से चुनाव लड़ने की खुशी हो रही है। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि अयोध्या बीजेपी की सियासत के मूल में है। अब योगी को यहाँ से चुनाव लड़ाकर दोबारा सीएम बनाने की तैयारी है। बीजेपी छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। कहा उनके पास अपना कुछ नहीं है, वो अपनी दुकान दूसरों के सामान से चलाना चाहते हैं। उनका जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, आज भी हमारे रिश्ते खराब नहीं है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का दर्द छलका है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि पार्टी में पुराने नेताओं की उपेक्षा हुई है, उनमें कुंठा है और पार्टी को इसका नुकसान होगा। बीजेपी से इस्तीफों की झड़ी पर कहा कि ऐसा मान लिया गया है कि दल बदलू नेता ही पार्टी को विजय दिला देंगे। इससे आज ये नौबत आई है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और साथ ही 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट 21 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 10 फरवरी को होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की बीजेपी देहरादून में आज और कल मंथन कर सकती है। पार्टी के उत्तराखंड कोर ग्रुप के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक 16 जनवरी को दिल्ली में होनी है, जहां उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की गई बैठक में पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए? कुंभ मेले में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कितने पुलिसकर्मी हुए संक्रमित? कहां-कहां हुआ कोरोना अटैक? और देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव से जंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान पीएम ने राज्यों के ताजा हालात की जानकारी ली और वैक्सीनेशन बढ़ाने का निर्देश दिया। पीएम ने कहा कि पिछले वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में राज्य के कई जिलों में सुरक्षा ड्यूटी पर आए 38 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संगम की रेती पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। लोगों को डर है कि संगम में मौजूद भीड़ कहीं कोरोना का कुंभ न बना दे। प्रशासन के कोविड रोकथाम के लिए किए गए सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोग भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। कोरोना ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सियासी दलों की सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। भीड़ के साथ जनसंपर्क पर भी रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रचार मोड वर्चुअल कर लिया है। इन सबका असर प्रचार सामग्री का कारोबार करने वालों पर पड़ा है। जिन नेताओं ने इनकी मांग की थी, उन्होंने भी अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में 11 गुना, पंजाब में हफ्ते भर में 6 गुना एक्टिव केस बढ़े हैं। वहीं उत्तराखंड में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या एक हफ्ते में 8 गुना बढ़ गई है। उधर गोवा में 4 और मणिपुर में 3 गुना एक्टिव केस बढ़ गए हैं। ज्यादातर चुनावी राज्यों में कोरोना बेकाबू हो रहा है।
रेलवे में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पूर्वी रेलवे का हाल बहुत बुरा है, जहां 4070 कर्मचारी संक्रमित हैं, जिनमें से कुछ होम आइसोलेशन में हैं, तो कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4000 से ज्यादा कर्मियों के संक्रमित होने से रेलवे का काम काफी प्रभावित हो रहा है और कई जगहों पर समस्याएं भी आ रही है। संक्रमितों में ज्यादातर कर्मचारी हावड़ा, सियालदह, आसनसोल व मालदा डिवीजन के हैं। कोरोना की तीसरी लहर का विस्फोट मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में हुआ है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इन्हें मिलाकर अभी तक पुलिस के कुल 227 जवान संक्रमित हैं। इंदौर पुलिस विभाग के 6 पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिनको उपचार के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है और डॉक्टरों की टीम इनके इलाज में जुटी है। पुलिस लाइन अस्पताल में पुलिसकर्मी बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय में भी कोरोना कहर बनकर देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने 15 से 31 जनवरी तक यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला लिया है और इस दौरान होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को लखनऊ में 2000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 63 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों को कोरोना की 3 करोड़ खुराक लगने पर बधाई दी है। भारत बायोटेक ने गुरुवार को कहा कि कोवैक्सीन अब वयस्कों और बच्चों के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन है। भारत बायोटेक के मुताबिक उसने कोरोना के खिलाफ एक ग्लोबल वैक्सीन विकसित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और लाइसेंस के लिए सभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा कर लिया गया है। देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था और देश भर में 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले आए सामने, राज्यों में कोरोना संक्रमण का अपडेट क्या है, दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस पर WHO ने क्या कहा और यूरोप में रोजाना कोरोना के नए केस कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहरा। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,62,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि महामारी की वजह से देश भर में 314 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 13% के पार पहुँच चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,867 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में अब संक्रमण दर 29% के पार पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 94,000 से ज्यादा हो गए हैं। ये दिल्ली में किसी एक दिन में आए सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 20 अप्रैल को 28,395 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,406 नए केस सामने आए हैं और 36 लोगों की जान चले गए, जिनमें से मुंबई में अकेले 13,702 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,51,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 34,658 लोग डिस्चार्ज भी हुए। हालांकि गुरुवार को राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया केस सामने नहीं आया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में इतने ही समय में करीब 21,000 नए केस सामने आए और 25 मरीजों की मौत हो गई। जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,468 नए केस सामने आए और 21 लोगों की महामारी ने जान ले ली। आंध्र प्रदेश में कल 4,000 और तेलंगाना में 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,765 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 71,000 के पार हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2,213, नोएडा में 1,626, गाजियाबाद में 1,678, मेरठ में 1,197 नए केस मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के हालात बेकाबू हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 6,000 से ज्यादा केस मिले और 7 लोगों की मौत हो गई। बिहार में एक दिन में कोरोना के 6,393 केस रिकॉर्ड किए गए और 7 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के साथ कोरोना के 11,176 केस रिकॉर्ड किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर में करीब 2,000 नए मामले सामने आए।
देश के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना वायरस के 23,467 नए मामले सामने आए और 26 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई। वहीं असम में एक दिन में 3,238 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी 14,000 के करीब पहुंच गई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने अपनी नई महामारी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले हफ्ते नए कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई और पिछले हफ्ते 1.5 करोड़ नए कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए। अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। यूरोप में 30% ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। रूस, यूनान समेत 5 देशों को छोड़कर दूसरे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इटली में कोरोना मामले बढ़ने की दर 47% है, जबकि पुर्तगाल में 48, फ्रांस में 54, जर्मनी में 60, हॉलैंड में 75, बेल्जियम में 91, ऑस्ट्रिया में 161, रोमानिया में 224 और सर्बिया में 258% की दर से रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेल हादसे में कितने लोगों की हुई मौत, कहां हुई NSG के नाम पर करोड़ों की ठगी, कहां थर्मल पावर स्टेशन में कबूतर के मिलने से बचा हड़कंप। और आज देश मना रहा है मकर संक्रांति पर्व। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है और 40 यात्री घायल हैं। पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां कल जलपाईगुड़ी के पास पटरी से उतर गई थी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज घटना स्थल पर जाएंगे। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में हीला हवाली कर रही है। बेटे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी NSG के नाम पर 125 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस केस के मास्टरमाइंड BSF के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव समेत उसकी पत्नी, बहन और जीजा को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 13 करोड़ 80 लाख रुपए कैश और BMW, मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां बरामद हुई है। प्रवीण यादव ने NSG कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का घेराव करने सवाई माधोपुर पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जयपुर से रणथंभौर पहुंचे बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। ये नेता राजस्थान के अलवर में दिव्यांग नाबालिग से रेप मामले में प्रियंका गांधी का घेराव करने पहुंचे थे। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। स्टेशन में काम करने वाले लोगों ने कबूतर को पकड़कर वहां मौजूद CISF जवानों और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया। कबूतर के पैर में वासिफ अफरीदी 850 लिखा एक टैग मिला है, जिससे माना जा रहा है कि ये कबूतर सीमा पार पाकिस्तान से आया है। MP में 17 की बिरला सीमेंट फैक्ट्री में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग सीमेंट प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री परिसर के बाहर से ही भयानक लपटें दिखाई दे रही थी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सीमेंट प्लांट को भारी नुकसान होने की खबर है। देश भर में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोहड़ी के मौके पर CRPF की 40वीं बटालियन के जवानों ने एक समारोह का आयोजन किया और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। जवानों ने एक साथ नाच गाकर खुशी का इजहार किया। जवानों ने इस मौके पर देश की समृद्धि, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष दुआ भी की। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होंगे। लोग गंगा सहित पवित्र नदियों के किनारे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रांति के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज के दिन स्नान और पूजा अर्चना के बाद जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी तो कहीं उत्तरायण पर भी कहा जाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। मैच के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका ने 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाए। स्टंप उखड़ने के समय कीगन पीटरसन 48 रन पर खेल रहे थे। भारत को जीत के लिए जहां 8 विकेट की जरूरत है, वहीं दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 111 रन बनाने हैं। और कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस खरीदना क्यों हुआ मुश्किल? कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर क्या पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा? और क्यों बढ़ेगी सोने के आभूषणों की मांग? कारोबार और आपकी
जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए मनी 9। कोरोना पीड़ितों के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना अब टेढ़ी खीर हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने संक्रमितों के लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनियां 3 महीने के बाद ही इसे अप्रूव करेंगी। बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और ट्विटर पर चल रहे स्टॉक सुझाव घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 लोगों को धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल होने को लेकर शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इतना ही नहीं, सेबी ने 2.84 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। लोकपाल योजनाओं के तहत मिली शिकायतों में सालाना आधार पर 22.27% की वृद्धि हुई है। डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी 72.67% शिकायतें लोकपाल कार्यालय के हस्तक्षेप के जरिए आपसी सहमति से सुलझाई गईं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का दाम $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल से ही देश में पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता है, यानी कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल के महंगे होने की पूरी आशंका है। अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी भी कच्चे तेल की कीमतों को हवा देने वाली है। कोरोना काल में लोगों ने अपना सोना बेचकर खर्च चलाया है। अपने पुराने अनुभवों से हालात सुधरने पर लोग दोबारा निवेश के लिए सोना खरीदेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि 2022 में गोल्ड ज्वेलरी की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से लंबी अवधि में सोने के भाव को सपोर्ट मिलेगा, यानी कीमत ऊंची बनी रहेगी। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 2021 में अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी घर और यूज्ड कार की ऊंची कीमतों की वजह से हुई। ऐसे में यूएस फेडरल अब जल्द ब्याज दर बढ़ाएगा। इससे भारत में भी जल्दी सस्ते कर्ज के दिन खत्म होंगे और ब्याज दरों में वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को ओटीपी फ्रॉड से सावधान रहने को कहा है। आपकी गोपनीय ओटीपी को फोन कॉल से भी चुराया जा सकता है। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते समय कॉल कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल मर्जिंग से सतर्क रहें। फ्रॉड का शिकार होने पर आप अपनी शिकायत cybercrime.government.in पर दर्ज कर सकते हैं। बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों को मार्केट कैप 278 लाख करोड़ रुपए से सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजारों में लगातार जारी तेजी के बीच 4 कारोबारी सत्रों में निवेशकों की पूंजी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। गुरुवार को सेंसेक्स 85 अंक की बढ़त के साथ 61,235 और निफ्टी 45 अंक की बढ़त के साथ 18,258 के स्तर पर बंद हुआ। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। कोविड वेव का हवाला देते हुए कंपनी ने जीडीपी में वृद्धि के अनुमान को कम किया है। और मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @money9live को फॉलो करें। तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा चीन की महिला जासूस का जाल। खुफिया एजेंसी MI5 ने किया सांसदों को सावधान। पंजाब में 2.5 किलो RDX की बरामदगी। पाकिस्तानी करतूत की फिर पोल खुली। पाक अफगान आतंकियों ने दिल्ली के किन किन ठिकानों की कराई रेकी। चीन के खिलाफ क्यों भड़का नेपाल। पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति जारी होने से पहले क्यों हुआ बवाल। पड़ोसी दुश्मन देशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने देश के सांसदों को एक चेतावनी जारी की है और चीनी महिला वकील क्रिस्टीन ली से सतर्क रहने को कहा है। MI5 ने कहा कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी को चंदा देने वाली महिला क्रिस्टीन ली चीन की जासूस है। उस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करने का शक है। क्रिस्टीन ली का ब्रिटेन के एक पूर्व सांसद से नजदीकी संबंध भी बताया जा रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 2.5 किलो RDX की बरामदगी से हड़कंप मच गया है। इसे पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के आतंकी लखबीर रोडे ने सप्लाई किया था। पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहले ISYF के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आतंकी गुरदासपुर के लखनपाल गाँव के अमनदीप कुमार उर्फ मंत्री से पूछताछ के बाद ये विस्फोटक मिला है।
पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकियों में शामिल नाइकू इमाद नासर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। कहा 2019 में दिल्ली के जामिया में पढ़ाई के दौरान उसने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर, NIA हेडक्वार्टर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी की थी। उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों ने रेकी करवाई थी और वीडियो भी मंगवाया था। आतंकी नासर लश्कर के ही संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए काम कर रहा था। चालबाज चीन की एक और साजिश सामने आई है। वो भारत के दौलत बेग ओल्डी के पास देपसांग से सटे इलाके में अपनी किलेबंदी मजबूत करने के लिए बंकर बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पिछले साल चीनी सेना ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। इस बीच भारत चीन जल्द ही 15वें दौर की बातचीत करने वाले हैं। पिछली बातचीत बेनतीजा रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के 2 टूक बयान से चीन बौखला गया है। नरवणे ने बुधवार को चीन के नए सीमा कानून को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय सेना PLA को करारा जवाब देगी। सेना प्रमुख के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गई और वहां के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी है। नेपाल में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में वहां के हिंदूवादी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय एकता अभियान ने चीन पर अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काठमांडू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नेपाल में चीन की राजदूत हाउ याकी की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। अपने ही घर में घिरे पाकिस्तान के PM इमरान खान आज देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करने वाले हैं। इस गोपनीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान से पहले ही भारत के साथ व्यापार और बिजनेस शुरू करने का जिक्र है। इस सुरक्षा नीति के कुछ अंश के मीडिया में लीक होने के बाद पाकिस्तान में सियासत गर्म हो गई है। पाकिस्तान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के जारी होने से एक दिन पहले कल PM इमरान खान ISI मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी थी। ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर सेना और इमरान खान में हुए विवाद के बाद ये पहला दौरा है। बड़ी बात यह भी है कि पहले की तरह इस बार नए ISI चीफ के साथ इमरान की बैठक को लेकर कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश डीकोड हो गई है। इस बार वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से बड़ा आतंकी हमला कराना चाहती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसी गुप्त सूचनाएं हासिल की है जिससे ये पता चला है कि हिजबुल के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आत्मघाती हमले करने के निर्देश हैं। एजेंसियों ने जो चैटर पकड़े हैं उसमें कहा जा रहा है टू डू ओनली सुसाइड अटैक्स ऑन SFs। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।